का मतलब यह है कि तुम अधर्म को माफ़ कर दोगी? जो भी उसने तुम्हारे और तुम्हारे पापा के साथ किया, सबके बावजूद भी तुम उसे इतनी आसानी से माफ़ कर दोगी? क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है रूबी? रूबी सरोजा आंटी की तरफ देखकर बोलती है, उसने मुझे खरीदा है आंटी। मेरी ज़िंदगी उसके नाम पर है। जब मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं है तो फिर कैसी सेल्फ रिस्पेक्ट? रूबी की बात सुनकर सरोजा आंटी एकदम से चुप हो जाती हैं। रूबी को हमेशा अपनी बेटी की ही तरह माना था, जिसके साथ इतना गलत हो रहा है यह देखकर उनका कलेजा छलनी हो जाता है। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद रूबी फिर से बोलती है, अधर्म ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी उसने मेरे पापा के साथ किया है, उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। मेरी तकदीर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। मेरी अधर्म की ज़िंदगी में क्या जगह है, उसे एक्सेप्ट कर लिया था। किसी तरह मरते मरते जी रही थी मैं, हार मान चुकी थी अपनी ज़िंदगी से। मेरे प्यार ने और मेरी बहन मानी गई दोस्त ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। लगा कि सब खत्म हो गया है, कहीं उम्मीद की कोई किरण भी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था, दुख दर्द और निराशा से भरा अंधेरा। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे अंदर दो जानें और बढ़ रही हैं, उस दिन जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को अपनी कोख में ही मार डालूं, क्योंकि अधर्म जैसा बाप देने से अच्छा है कि मैं उन्हें मार ही दूं। रूबी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। सरोजा आंटी की आंखें भी नम हो जाती हैं। एक गहरी सांस लेकर रूबी फिर से बोलती है, सिर्फ मैं ही जानती थी कि मैंने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया। भला कोई भी माँ अपने बच्चों को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकती है। मैं ही जानती हूँ। यह बोलते बोलते कितनी मौतें मर रही थी मैं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। मुझे लगा था अधर्म कभी नहीं बदलेगा, किसी के लिए भी नहीं बदलेगा। लेकिन सरोजा आंटी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अधर्म में बदलाव देखा है। अपने बच्चे के लिए बदलने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर यह मुमकिन है तो मैं अधर्म को बदलने की कोशिश करूंगी। और जहां तक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, ऐसा नहीं है कि मुझे में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जब एक लड़की अपने प्यार के ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनती है तो उसका गौरव बढ़ जाता है, वह अपनी और दूसरे की नज़रों में उठ जाती है। लेकिन जब माँ अपने बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनती है तो यह उसके लिए शर्म की बात है। स्वार्थ है उसका। एक माँ और एक मामूली लड़की की चॉइस में फ़र्क होता है। एक माँ अपनी जान को भी नहीं चुनती जब बदले में उसके बच्चों की जान का सवाल हो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे चुन सकती है? पता है सरोजा आंटी, बच्चा पैदा करने से कोई भी माँ बाप उस बच्चे के लिए भगवान नहीं हो जाते। उसके लिए भगवान तब बनते हैं जब उसके लिए अनगिनत सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी खुशियों को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी रातों की नींद, अपने सुकून को पीछे रखकर अपने बच्चे की ज़िंदगी, उनकी खुशियों को प्रायोरिटी देते हैं। और अगर मान लीजिए कल को अधर्म ने मुझ पर दया खाकर मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद भी कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ दो रास्ते होंगे, या तो मैं अपने बच्चे को मार दूं या फिर उन्हें ऐसी ज़िंदगी दूं जिसमें उनके लिए दर्द और तकलीफ़ है, जो उनके लिए किसी श्राप से कम नहीं होगी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ समाज उन बच्चों को बहुत गिरी हुई नज़रों से देखता है जिनके साथ उनके बाप का नाम नहीं होता। कैसे फेस कर पाएंगे मेरे मासूम बच्चे इस समाज के उस घिनौने चेहरे को, जब उसके सर पर उनके बाप का हाथ नहीं होगा, उनके साथ उनका बाप का नाम नहीं होगा। दुनिया उन्हें न जाने कैसे कैसे गालियां देंगे। यह ज़िंदगी होगी मेरे बच्चों की। मेरे बच्चे सारी ज़िंदगी ये दुख भोगेंगे।
यहाँ करिश्मा और उसके बच्चे एक सुकून की ज़िंदगी जिएंगे और मेरे बच्चे मेरे दुखों का भार सारी ज़िंदगी उठाएंगे। अब आप यह बताइए आंटी, क्या मुझे अपने बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना चाहिए या नहीं? रूबी की बात सुन सरोजा आंटी एकदम से खामोश हो जाती हैं। उन्हें बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिलते। रूबी खाने की प्लेट की तरफ देखकर बोलती है, यह देखिए, यह खाना अधर्व ने खुद अपने हाथों से बनाया है। वह अधर्व जो सिर्फ मुझे दर्द देता था, आज मेरे लिए आधी रात को उठकर खाना भी बनाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। अपने बच्चे को उसके बाप का नाम दिलाने के लिए और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए। अगर मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मानना पड़े तो क्यों नहीं, मैं सब बिल्कुल करूँगी एक बच्चे के लिए। माँ, हजारों कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, इसलिए तो वह महान होती है ना। मैं इन्हें उनका हक दिलाऊंगी, मेरे बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और गुनहगारों को उनके गुनाहों की सज़ा भी। रूबी के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और उसकी आंखों के सामने करिश्मा का चेहरा घूमने लगता है। रूबी की बातों को समझते हुए सरोजा आंटी मुस्कुरा देती है और अपना हाथ उसके सर पर फिरा कर बोलती है, सही कहा तुमने, एक माँ महान इसलिए होती है क्योंकि वह खुद से पहले अपनी औलाद के बारे में सोचती है। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। भगवान तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे बेटा। अपना खाना खत्म करने के बाद रूबी अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है, जहां अधर पहले से ही उसका वेट कर रहा था। अगले सुबह राधा अपने कमरे से बाहर निकलती है। वह देखती है कि रोहन नहा धोकर ऑफिस के कपड़ों में तैयार हो चुका था। राधा रोहन की तरफ जाकर बोलती है, रोहन, तुम इतना जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हो गए? रोहन राधा की तरफ देखकर बोलता है, हाँ, आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है मेरे ऑफिस में, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी निकलना होगा। रोहन के चेहरे और उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वह भी राधा से अभी भी काफ़ी नाराज़ है। रोहन की नाराज़गी से राधा को काफ़ी दुख होता है। रोहन कोने में रखे हुए लगेज की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तुम लोगों का सामान आ चुका है। मैंने आज सुबह ही अपने आदमियों को भेजकर तुम्हारे पुराने घर से तुम्हारा सारा ज़रूरत का सामान मंगवा लिया है। इसके अलावा अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोलना, अरेंज हो जाएगी। यह बोलकर रोहन सोफे पर बैठकर अपनी जुराबें पहनने लगता है। राधा एक उदास चेहरे के साथ रोहन के पास आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो रोहन? रोहन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने जूते पहनने लगता है। रोहन की तरफ से कोई जवाब न पाकर राधा फिर से बोलती है, बोलो ना रोहन, क्या तुम भी अभी भी मुझसे नाराज़ हो? रोहन फाइनली राधा की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं नाराज़ हूँ या नहीं? रोहन का ऐसा जवाब सुनकर राधा की आंखें भर आती हैं। राधा उदास आवाज़ में रोहन को बोलती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो रोहन? बिल्कुल बिल्कुल मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे नाराज़ होने से मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। राधा की बात सुनकर रोहन उसके थोड़ा करीब आ जाता है और अपने हाथों को अपने सीने पर क्रॉस करके बोलता है, अच्छा क्यों क्यों फर्क पड़ता है तुम्हें मेरी नाराज़गी से, जब तुम मुझे अपना दोस्त मानती ही नहीं हो? रोहन की बात सुनकर राधा हैरानी से उसकी तरफ देखती है और बोलती है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानती? बिल्कुल नहीं मानती। अगर मानती होती तो मुझे रघु के बारे में ज़रूर बताती। मैं बस तुम्हें अपनी वजह से किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी। सॉरी रोहन। राधा अपना सर झुकाकर बोलती है, नहीं, कोई सॉरी नहीं, तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी।
आई एम सॉरी, प्लीज। तब रोहन कोड वॉइस में बोलता है, और अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो एक ही शर्त पर मिलेगी। रोहन की बात सुनकर राधा उसकी तरफ देखती है। कैसी रात? राधा थोड़ा हैरानी से पूछती है। मुझे तुमसे कुछ चाहिए, अगर तुम मुझे वह दोगी तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। रोहन स्ट्रेट फेस के साथ बोलता है। रोहन की बात सुन राधा एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर हल्की सी आवाज़ में बोलती है, क्या चाहिए तुम्हें? रोहन धीरे से राधा के करीब आता है और अपने हाथों से उसके दोनों कंधों को पकड़कर आंखों में आंखें डालकर बोलता है, हक, हक चाहिए मुझे। राधा रोहन की बात सुनकर थोड़ी हैरान और थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। कैसा हक? तुम्हारी जिंदगी के हर एक परेशानी के बारे में जानने का और उसे बांटने का हक चाहिए मुझे। अगर तुम देने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। रोहन की बात सुनकर राधा की आंखें भर आती हैं। आज पहली बार किसी इंसान ने उसके दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी परेशानियों पर अपना हक मांगा है। राधा वाकई में बहुत स्पेशल है। राधा रोहन की आंखों में खो जाती है। राधा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर रोहन उसके कंधों को हल्का सा हिलाकर बोलता है, बोलो, दोगी मुझे यह हक? राधा बिन कुछ सोचे समझे रोहन को गले से लगा लेती है। उसका दिल दर्द से जोरों से धड़कने लगता है। राधा के अचानक ऐसा करने से रोहन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। हाँ, मैं तुम्हें यह हक देती हूँ। राधा के मुंह से यह सुनकर रोहन उसे और भी ज़्यादा कस के हक कर लेता है। वह बहुत खुश हो जाता है। आयु अपने कमरे से आंखों को मसलता हुआ बाहर निकलता है और अपने सामने रोहन और अपनी दीदी को गले लगा देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अपनी छोटी सी ही उम्र में आयु काफ़ी समझदार था। वह अपनी दीदी के लिए रोहन जैसा ही कोई लड़का चाहता था। आज वह दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जो भगवान से यही दुआ करता था वह पूरी हो गई। रोहन की नज़र उसके ठीक पीछे खड़े आयु पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही वह तुरंत राधा को अपनी बाहों से आज़ाद कर ऑकवर्डली इधर उधर देखने लगता है। राधा भी उसके बिहेवियर से कंफ्यूज हो जाती है। तब रोहन राधा को आंखों से पीछे की तरफ इशारा करता है। राधा जब पीछे देखती है तो आयु को देखकर वह ऑकवर्ड फील करती है। अरे आयु, तुम कब आए? हमने तुम्हें देखा ही नहीं। रोहन थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर पूछता है। बस अभी अभी आया हूँ, जब आप दोनों गले मिले हुए थे। यह बोलकर आयु हंसने लगता है। सामने से राधा के गाल लाल हो जाते हैं। राधा आयु की तरफ घूर कर देख कर बोलती है, आयु, बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो, जाओ जाकर ब्रश कर लो और नहा लो। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, उसके बाद तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। राधा की बात सुनकर आयु मुंह बनाकर वहाँ से वॉशरूम चला जाता है कि तभी डोरबेल बजती है और रोहन जाकर दरवाज़ा खोलता है और होटल के कुछ लोग हाथों में खाने के बैग लेकर अंदर आते हैं। रोहन के इंस्ट्रक्शन देने पर वह डाइनिंग टेबल पर खाना सजा देते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। राधा यह देखकर हैरान हो जाती है और रोहन से पूछती है, यह सब क्या है रोहन? यह खाना तुम्हें बाहर से क्यों मंगवाया है? एक्चुअली क्या है कि तुम लोग कल ही शिफ्ट हुए हो, तो यहाँ ग्रॉसरी और किचन का कुछ भी सामान नहीं है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही सारा अरेंजमेंट कर दूंगा। चलो अब यहीं खाना खा लेते हैं। यह बोलकर रोहन खाने की टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तभी आयु भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। राधा, तुम्हारा क्या प्लान है? रोहन खाना खाते खाते राधा की तरफ देखकर पूछता है।
बस आयु को स्कूल छोड़ने के बाद कोई जॉब देखने के लिए जाना है। आई होप कि आज मिल ही जाए। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ चल रही हो मेरे ऑफिस में। आज के बाद तुम वहीं काम करोगी। रोहन की बात सुनकर राधा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नहीं रोहन, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो, अब मैं तुमसे और एहसान नहीं ले सकती। राधा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है। मैंने कोई एहसान नहीं किया। तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगी और वहीं पर जॉब करोगी। कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रोहन, राधा, मैंने कहा ना तुम्हें मेरे साथ चलोगी। बस अगर तुम्हें मुझे फिर से नाराज़ करना चाहती हो तो बेशक मना कर सकती हो। राधा को समझ नहीं आता कि अब वो क्या ही बोले। फाइनली रोहन की जिद के आगे हार मान लेती है। ठीक है, राधा का जवाब सुनते ही रोहन और आयु के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तीनों खाना खाते हैं और रोहन ऑफिस के लिए निकल जाता है। राधा आयु को स्कूल ड्रॉप करके ऑफिस के लिए निकलती है। लेकिन सर, मैं ही क्यों? आप मुझे ही काम से क्यों निकाल रहे हैं? रोहन का पर्सनल असिस्टेंट बेचारा सा मुंह बनाकर रोहन के सामने खड़ा हुआ था। मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा हूँ, बस यही बोल रहा हूँ कि कुछ दिन वक्त के लिए तो कोई दूसरा काम कर ले, क्योंकि मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट फ़िलहाल किसी और को बनाना है। एक्चुअली रोहन ने डिसाइड किया था कि वह अपना पर्सनल असिस्टेंट राधा को बनाएगा, ताकि राधा हर वक्त उसके करीब और उसकी आंखों के सामने रहे। लेकिन राधा को असिस्टेंट बनाने से पहले उसे करंट असिस्टेंट को जॉब से निकालना पड़ेगा। रोहन का करंट असिस्टेंट भी बहुत अच्छा इंसान था, हमेशा रोहन के ऑर्डर फॉलो करता था, एक ईमानदार एम्प्लॉय था। रोहन ने उसे ऑफिस में बुलाकर उससे कहा कि वह कुछ समय के लिए अपनी पोस्ट को खाली कर दे और कुछ और काम कर ले, ताकि कुछ समय के लिए और राधा की अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना सके। और एक बार उसने राधा को अपने दिल की बात बता दी, उसके बाद उसे पर्सनल असिस्टेंट बने रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो दोनों शादी कर लेंगे और वह इस कंपनी की मालकिन बन जाएगी। लेकिन सर, मैं आपके पास इतने सालों से काम कर रहा हूँ, आप किसी भी इंसान के लिए मुझे कैसे निकाल सकते हैं? असिस्टेंट थोड़ा डिसपॉइंटिंग टोन में बोलता है। रोहन उसकी तरफ देखकर एक गहरी सांस लेता है, उसे हाथ का इशारा करके अपनी तरफ बुलाता है। इधर आ तू। असिस्टेंट थोड़ा हिचकिचाता हुआ रोहन के पास जाता है और रोहन अपना हाथ उसके कंधे पर रख कर बोलता है, देख मेरे भाई, तेरी जगह में जिसको रखने वाला हूँ वह मेरे लिए बहुत खास है, और मैं तुमसे यह बात नहीं बोल रहा हूँ कि तू अपनी जॉब छोड़ दे, तब तक तू यहीं ऑफिस में कोई दूसरा काम कर ले। लेकिन सर, मैं दूसरा काम क्यों करूं? मैं आपका असिस्टेंट हूं और आप बिना किसी कारण के मुझे अपनी पोजीशन से कैसे निकाल सकते हैं? रोहन के ऑफिस का माहौल अधर के ऑफिस के माहौल से बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई एम्प्लॉय रोहन से डरता नहीं था, जैसे सब अधर से डरते थे। सब रोहन को पसंद करते थे, खासकर लड़कियाँ। रोहन ऑफिस में बड़ा ही अच्छा इंसान था, दिल का बहुत साफ था। ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ रोहन के साथ काफ़ी फ्रैंक थे, कोई भी अपनी बात उसके सामने रखते हुए हिचकिचाता नहीं था। रोहन का रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक फैमिली जैसा था। अच्छा, तो तू एक काम कर, तू फिलहाल कोई दूसरा काम कर ले, लेकिन हाँ, तुझे सैलरी तेरे इसी काम की ही मिलेगी। अब तो ठीक है ना? रोहन अपने असिस्टेंट को मनाता है। आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बॉस होने की कोई वैल्यू नहीं है। आखिर वो सीईओ है कंपनी का, लेकिन उसके एम्प्लॉय जैसे उससे डरते ही नहीं हैं। असिस्टेंट रोहन की बात सुनकर अपना सर खुजलाता है।
क्योंकि वह थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वह थोड़ी देर सोचकर बोलता है, ठीक है सर, मुझे यह मंजूर है, लेकिन एक बात मुझे आपसे पूछनी है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे? रोहन एक चैन की सांस लेकर बोलता है, हाँ पूछना। मैंने बाल आज तक तुम लोगों से किसी भी बात का बुरा माना है तो अब मान लूँगा। पूछ पूछ क्या पूछना है सर, यह लड़की कौन है और आप उसके लिए सब क्यों कर रहे हो? असिस्टेंट थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा सरप्राइजली पूछता है। हालांकि ऑफिस में सब बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि रोहन एक प्ले बॉय है। हर रोज नई नई लड़कियों के साथ घूमना फिरना उसका एक शौक है, लेकिन आज तक कभी किसी लड़की के लिए उसने ऐसा नहीं किया था। रोहन असिस्टेंट की बात सुनकर हंसकर बोलता है, तेरी जुबान आजकल तेरे दिमाग से ज़्यादा चलने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे परमानेंटली कोई दूसरा असिस्टेंट ढूंढना पड़े। रोहन की बात सुनकर असिस्टेंट थोड़ा गिल्टी फील करता है और थोड़ा awkwardly हंसता है। सॉरी सर, मैं अपनी क्यूरियोसिटी को काबू में नहीं रख पाया, इसलिए पूछ लिया। रोहन अभी भी टेबल पर बैठा था और उसका एक हाथ असिस्टेंट के गर्दन के राउंड था। अपनी क्यूरियोसिटी को काबू में रख और अपने हाथ पैर चला। वह कोना देख रहे हो? रोहन ऑफिस के कोने की तरफ उंगली से इशारा करता है। असिस्टेंट उसको ने की ओर देखकर बोलता है, जी देख रहा हूँ। गुड, अभी एक काम कर, जो तुम्हारी जगह नई असिस्टेंट आने वाली है उसका टेबल यहाँ पर लगा दे। आज के बाद यह यहीं पर काम करेगी। रोहन की बात सुनकर असिस्टेंट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह खुद असिस्टेंट को भी ज़्यादा टाइम अपने ऑफिस में नहीं रहने देता था और यह नई वाली असिस्टेंट का ऑफिस खुद के ऑफिस में अपनी आंखों के सामने बनवा रहा है। शायद इसलिए वह एक लड़की है और रोहन प्लेबॉय। शायद लड़की सर का नया शिकार है। असिस्टेंट के दिमाग में यही सब बात चल रही थी। जैसा आप कहो अभी करवा देता हूँ। यह बोलकर असिस्टेंट रोहन के बाहों से आज़ाद होकर ऑफिस से निकलकर बाहर आ जाता है। असिस्टेंट रोहन के ऑफिस के कोने में टेबल चेयर लगवा देता है। आज से उस टेबल पर उसकी नई असिस्टेंट का सामना होगा। थोड़ी देर बाद राधा ऑफिस में एंट्री करती है। रिसेप्शन पर जाकर पूछती है, एक्सक्यूज मी। राधा रिसेप्शनिस्ट से बोलती है, जी कहिए। रिसेप्शनिस्ट एक स्माइल के साथ बोलती है, जी मुझे मिस्टर रोहन अवस्थी से मिलना है। आज मेरी जॉब का पहला दिन है ना। मेरा नाम राधा है, आप ज़रा एक मिनट रुकिए बोलकर रिसेप्शनिस्ट रोहन के ऑफिस में कॉल लगाती है। फ़ोन करते ही रोहन तुरंत कॉल उठाकर पूछता है, हेलो। हेलो सर, मैं रीतू बोल रही हूँ। रीतू शर्माते हुए बोलती है, ऑफिस की लड़कियों को तो बस बहाना चाहिए रोहन से बात करने का। रोहन एक चार्म और उनके ऑफिस की हर लड़की पे छाया हुआ था। रिसेप्शनिस्ट को यूं शर्माता हुआ देख राधा अपनी भौहें उठा लेती है। ये रोहन से बात करते वक्त इतना शर्म से लाल क्यों हो जा रही है? हाँ रितु बोलो, रोहन स्ट्रेट आवाज में पूछता है। कोई राधा नाम की लड़की आपसे मिलना चाहती है, क्या मैं उसे आपके ऑफिस भेज दूं? रितु एक स्माइल के साथ पूछती है। हाँ उसे भेज दो। यह बोलकर रोहन फोन कट कर देता है और लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है ताकि वह राधा को थोड़ा बिजी दिखे। एक्चुअली वह सुबह से ही वह उसके आने का इंतजार कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट के बोलने पर राधा रोहन के ऑफिस में जाती है और दरवाजे पर पहुंचकर नॉक करती है। कम इन। रोहन बिना दरवाजे की तरफ देखे लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए बोलता है। राधा थोड़ा हिचकिचाते हुए अंदर जाती है और देखती है कि रोहन अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था।
रोहन राधा की आवाज़ सुनकर रोहन लैपटॉप से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखकर बोलता है, राधा तुम आ गई। सॉरी मैं थोड़ा बिजी था। रोहन बिजी होने की अच्छी एक्टिंग करता है। रोहन अपनी चेयर से उठकर राधा के पास जाता है। राधा एक स्माइल के साथ वहीं खड़ी रहती है। यह देखो तुम्हारा डेस्क, आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो और इसी डेस्क पर बैठकर अपना काम करोगे। रोहन डेस्क की तरफ इशारा करके बोलता है। रोहन की बात सुन राधा की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर्सनल असिस्टेंट और मैं? हाँ पर्सनल असिस्टेंट। क्यों, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रोहन थोड़ा नॉर्मली पूछता है। मुझे लगता है कि यह पोस्ट मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ी है। मुझे कोई नॉर्मल सा काम क्यों नहीं दे देते? आपकी पर्सनल असिस्टेंट होने का काम मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। राधा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है। राधा को क्या है ना कि मुझे काफ़ी टाइम से एक अच्छा असिस्टेंट नहीं मिल रहा था। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यह काम बहुत अच्छे से कर लोगे। तुम चिंता मत करो, मैंने बहुत सोच समझ कर ही तुम्हें यह काम दिया है। आज से तुम यही काम करोगी। लेकिन रोहन मैं कैसे? अरे राधा, मैंने बोला ना कि तुम हैंडल कर लोगे। मुझे पता है और मैं हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम चिंता मत करो और आज से ही अपना काम शुरू कर दो। ठीक है। रोहन फाइनली उसे जिद करके मना ही लेता है। राधा एग्री कर देती है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। राधा का जवाब सुनकर रोहन खुशी से झूम उठता है। अब फाइनली वो राधा का खूबसूरत चेहरा हर रोज अपनी आंखों के सामने देख सकेगा। गार्डन के बेंच पर अकेले चुपचाप तनहा बैठी हुई रूबी की नजरें उसके सामने थोड़ी ही दूर पर खेलते हुए बच्चों पर पड़ती है। छोटे छोटे बच्चों को फुटबॉल खेलता देख उसके चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। आज सुबह से ही रूबी को घर में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, इसलिए वह घूमने के लिए पार्क में आ गई थी। अधर्म ने भी उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया और उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए बोला था, इसलिए वह ज़्यादा वक्त सोने में और आराम करने में बिताती थी। बच्चों को हंसता मुस्कुराता खेलता हुआ देख वह अपने पेट पर हाथ लगाती है और अपने बच्चों को महसूस करती है, तुम लोग भी बहुत जल्द दुनिया में आओगे, बस कुछ महीने और। रूबी, एक इंसान रूबी को पीछे से आवाज़ देता है। अपने पीछे जानी पहचाना आवाज़ सुनकर रूबी तुरंत पीछे पलटकर देखती है और अपने पीछे समीर को खड़ा देख दंग रह जाती है। रूबी के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और वह कोड वॉइस में पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? समीर, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी आंखों के सामने आने की हिम्मत भी तुम्हारी कैसी हुई? समीर 2 कदम आगे आने की कोशिश करता है, तभी रूबी हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक देती है। रूबी की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। समीर रूबी की तरफ देखकर बोलता है, रूबी प्लीज़ मेरी बात सुनो। देखो समीर, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी मुझे कोई बात नहीं सुननी। यह बोलकर रूबी अपना मुंह फेर लेती है। रूबी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन मैं यह तुम्हारी मदद करने आया हूँ। समीर की बात सुनकर रूबी हैरान से उसकी तरफ पलट कर देखती है। कैसी मदद? तुम्हें अधर से आज़ाद करने में तुम्हारी मदद करने आया हूँ।